Good morning, students. In the previous class, we discussed about the theory of consumer behavior. Today, we begin the chapter number 3, that is demand. Do you know what is demand? Demand. Demand means demand for a commodity implies desire of the consumer to buy the product. डिमांड मीन्स क्या होता है कि किसी भी कमोडिटी की खरीदने की इच्छा. डिज़ायर मतलब इच्छा. विल सबसे पहले हमको 3-4 चीज़ों को की पॉइंट्स को अपने माइंड में सेट करना है. डिज़ायर, विलिंगनेस, परचेसिंग पावर, पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर प्राइस. इन सब चीज़ों को अगर हम लेके चलेंगे, अगर हमें पता होगा कि डिज़ायर होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए, परचेसिंग पावर होनी चाहिए उस स्पेसिफिक टाइम पे और उस पर्टिकुलर प्राइस पे. अगर किसी चीज़ को खरीदते हैं और वो होती है डिमांड. ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं डिमांड के अंदर. डिज़ायर मीन्स व्हेन अ पर्सन थिंक ऑफ समथिंग. डिज़ायर का मतलब ये होता है कि जब पर्सन किसी चीज़ को सोच रहा हो खरीदने के लिए एंड वांट टू हैव बट वांट टू हैव, वो चाहता है उस चीज़ को खरीदना, बट अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो उसकी डिमांड नहीं हो सकती, क्योंकि डिज़ायर एकमात्र इच्छा होना ही डिमांड नहीं हो सकती. अगर कोई इच्छा रखता है कोई चीज़ खरीदने के लिए बट उसके पास पैसे नहीं है तो मार्केट में उसकी कोई डिमांड नहीं होगी. डिमांड में ऑल सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि डिज़ायर भी होनी चाहिए, विलिंगनेस भी होनी चाहिए पर उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर प्राइस पे. तो ये सारे फैक्टर किस इंक्लूड हो जाते हैं डिमांड पे. अगर हम सिंपल वे में अगर डिमांड को एक्सप्लेन करना चाहें तो डिमांड मीन्स व्हेन अ पर्सन वांट टू हैव समथिंग एंड हैज़ एबिलिटी टू पे एंड इज़ विलिंग टू पे फॉर अ पर्टिकुलर प्राइस एंड टाइम, इट्स नॉन एज डिमांड. मतलब कोई भी चीज़ को खरीदने की उसके पास क्षमता हो, उसकी चाह हो, उस पर्टिकुलर टाइम पे उसके पास उतने पैसे हों, तो वो चीज़ हमारी किसके अंदर इंक्लूड होती है, डिमांड के अंदर. अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो जो अभी हमने डिमांड की डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि डिज़ायर होनी चाहिए, विलिंगनेस, पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर प्राइस और परचेसिंग पावर होनी चाहिए. तो यही हमारे एलिमेंट्स आ जाते हैं डिमांड के अंदर. अगर आप बुक में पेज नंबर 54 पे देखेंगे तो नीचे एलिमेंट्स ऑफ डिमांड दिया है और उसके जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो सारे इसके अंदर हैं. डिज़ायर कमोडिटी मस्ट बी अवेलेबल इन मार्केट. मतलब कोई चीज़ जो भी मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए. कंज्यूमर मस्ट हैव, कंज्यूमर के पास सफिशिएंट मनी होनी चाहिए उस चीज़ को खरीदने की. कंज्यूमर मस्ट बी रेडी टू स्पेयर द मनी. और कंज्यूमर वो सहमत होना चाहिए उस चीज़ को लेकर कि मतलब उसकी इच्छा होनी चाहिए और उसके पास पैसे होने चाहिए और वो फुली सेटिस्फाइड हो जितने मनी वो खर्च कर रहा है उसके लिए वो इच्छा रखता हो उतने पैसे खर्च करने की. द डिमांड मस्ट बी एक्सप्रेस और उस पर्टिकुलर टाइम पे. अब जैसे मुझे आज कोई चीज़ पसंद आई है तो मैं ये नहीं सोच 10 साल बाद वो चीज़ नहीं खरीदूँगी, क्योंकि वो उस टाइम पे उस चीज़ की वैल्यू आज 100 रुपीज़ है, ज़रूरी नहीं है 10 साल बाद उसकी 100 हो. और डिमांड का मतलब होता है उस पर्टिकुलर प्राइस पे और उस पर्टिकुलर टाइम पे जो चीज़ खरीदी जाए, वो सारी डिमांड के अंदर इंक्लूड होती हैं. ये तो हमारा था एलिमेंट ऑफ डिमांड. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. अब डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं डिमांड के. डिटर्मिनेंट्स सबसे पहले हम प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये सबसे पहले हमारा प्राइस ऑफ कमोडिटी. अब प्राइस ऑफ कमोडिटी का मतलब क्या होता है, उस चीज़ की प्राइस. अब किसी भी चीज़ की डिमांड से उसकी प्राइस का क्या इफेक्ट हो रहा है. मीन्स डिमांड ऑफ कमोडिटी इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय इट्स ओन प्राइस. डिमांड का प्राइस से इन्वर्स रिलेशनशिप है. बाकी कैसे, जब डिमांड ऑफ कमोडिटी फॉल, जब हम किसी भी चीज़ की डिमांड इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, मान लो इंक्रीज़ हो रही है, डिमांड ऑफ कमोडिटी फॉल्स विथ इंक्रीज़, मतलब इंक्रीज़ हो रही है, तो उसकी जो प्राइस होगी वो डिमांड राइजेस, मतलब कि
अगर किसी चीज़ की प्राइस कम हो रही है तो उसकी डिमांड हाई होगी, और जिसकी डिमांड हाई हो रही है तो उसकी प्राइस भी हाई होगी। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स के अंदर हमारे दो गुड्स आ जाते हैं। हमें ये सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। हमेशा मीनिंग आता है, 2 मार्क्स में आता है, व्हाट यू मीन बाय सब्स्टिट्यूट गुड्स और व्हाट यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स दो गुड्स होते हैं जो कि एक दूसरे की प्लेस पे काम आ सकते हैं, जैसे कॉफ़ी और टी। अगर किसी को कॉफ़ी पसंद नहीं है तो वो टी पीता है, और किसी को टी पसंद नहीं है तो वो कॉफ़ी पीता है। अब बाय चांस कॉफ़ी की प्राइस बढ़ गई तो क्या होगा, डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, टी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉफ़ी की प्राइस बढ़ गई तो पर्सन जो है वो उस कॉफ़ी को छोड़ के क्या पीने लगेगा, टी। तो इनडायरेक्टली इफेक्ट टी को होगा और टी की प्राइस बढ़ जाएगी। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, मतलब एक की प्राइस इंक्रीज़ होने से दूसरे की डिमांड पे फ़र्क पड़ता है, दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। अगर एक की प्राइस बढ़ रही है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ जाएगी। अब जैसे थम्स अप एंड कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप की प्राइस बढ़ गई तो लोग किस पे आ जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पे। मतलब थम्स अप की प्राइस बढ़ी और यहाँ से कोल्ड ड्रिंक की डिमांड बढ़ गई। सब्स्टिट्यूट गुड्स दोज गुड्स होते हैं जो कि एक दूसरे की प्लेस पे यूज़ करते हैं। बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ सम अदर। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो एक साथ यूज़ होते हैं, जैसे कि पेट्रोल एंड कार। अगर कार होगी तो पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा, मतलब एक चीज़, मतलब एक के साथ दूसरे का यूज़ होता ही है, मतलब एक की जगह दूसरा नहीं, जगह चेंज करने वाला सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है। बट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक के साथ दूसरा यूज़ करने वाला गुड्स, जैसे कि पेट्रोल एंड कार, ब्रेड एंड बटर, ये सब। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज विच आर यूज अलॉन्ग विथ अदर, मतलब दोनों एक साथ यूज़ होने वाली कोमोडिटीज़ या गुड्स। जैसे कि एग्जाम, पेट्रोल एंड कार, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कार। अगर कार की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कार की प्राइस बढ़ गई है, लोग उसको ख़रीदना छोड़ देंगे। तो जब कार ख़रीदना छोड़ देंगे तो पेट्रोल भी भरवाएंगे ही नहीं। जब कार ही नहीं ख़रीदेंगे तो पेट्रोल डलवाने की ज़रूरत नहीं है, तो पेट्रोल की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। सो डिमांड ऑफ गिवन गुड्स इन्वर्सली। सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट इफेक्ट होता है, मतलब एक की प्राइस के बढ़ने से दूसरे की डिमांड पे डायरेक्ट असर होता है, मतलब डायरेक्ट बढ़ जाती है, दोनों बढ़ने का काम करते हैं। बट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अपोजिट होता है, एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड कम हो जाती है। ये हमारा किस में आ जाएगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के अंदर हमने क्या पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब हम पढ़ेंगे इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर से भी डायरेक्ट इफेक्ट होता है, ये डिमांड डिपेंड करती है कंज्यूमर की इनकम पे। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑन डिमांड, जैसे अगर पर्सन इनकी इनकम बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड भी नॉर्मल गुड्स से लग्जरी गुड्स पे आ जाएगी। अगर वो इन्फीरियर गुड्स यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मल गुड्स पे आ जाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगी, इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं। जो पर्सन की इनकम बढ़ रही है तो पहले वो इन्फीरियर गुड्स यूज़ कर रहा था, अब वो क्या यूज़ करेगा, नॉर्मल गुड्स। और अगर पर्सन नॉर्मल गुड्स यूज़ कर रहा था तो अब वो यूज़ करेगा लग्जरियस गुड्स। तो कंज्यूमर की इनकम से डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है कोमोडिटी की डिमांड पर। एंड अब नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन या कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। अब जैसे बाय चांस इफ़ एक्सपेक्ट अ राइज अ प्राइस ऑफ कमोडिटी नियर फ्यूचर, हमें पता है कि आगे चल के इसकी प्राइस बढ़ने वाली है। मान लो कि हमें पता है कि कल पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाएगी, हमने न्यूज़ पढ़ी है, तो हम क्या कर लेंगे, आज ही पेट्रोल ज़्यादा डलवा देंगे, 500 का, 1000 का, मतलब 500 रुपये का पेट्रोल डलवा देंगे अपनी गाड़ी में। तो जो चीज़ का हमें फ्यूचर में पता था कि उसकी प्राइस बढ़ने वाली है, तो हमने क्या करा, आज के दिन उसकी क्या कर दी, डिमांड को हाई कर दिया। मतलब आज के दिन न्यूज़ सुनते ही सबने क्या डलवा दिया, पेट्रोल, तो उससे उसकी क्या बढ़ गई, डिमांड। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस एंड फ्यूचर चेंज इन डिमांड। अगर फ्यूचर पे किसी चीज़ की प्राइस का बढ़ने पर आज की डिमांड पे उसका असर पड़ता है। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या आता है कि फैशन, कस्टम्स, हैबिट और अदर थिंग। फैशन, किसी भी चीज़ का फैशन चलता है, अगर उस चीज़ का फैशन ख़त्म हो गया
तो उसकी प्राइस लो हो जाती है, प्राइस लो हो जाती है तो उसकी डिमांड भी लो हो जाती है। किसी भी चीज़, फैशन हो गया या कस्टम्स हो गए, तो ये डायरेक्ट डिपेंड करता है कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस पे। जैसे हम पहले फेयर ऑफ लवली लगाते थे, बट हमारा आज टेस्ट कुछ चेंज हो गया, आज हम लैक्मे लगाते हैं, क्योंकि हम आज वो प्रेफर कर रहे हैं, आज प्रेजेंट में हमें वो पसंद आ रहा है। तो ये डिपेंड करता है कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे। ये था हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अगर हम बात करें जब इंडिविजुअल डिमांड की बात कर रहे थे, तो ये उसके डिटर्मिनेंट्स थे। अब हम ये जो हमने पढ़े थे उसमें ही कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि मार्केट डिमांड में आते हैं, जैसे ये प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर इनकम, ये तो हमारा इंडिविजुअल डिमांड में आता था। ये एडवर्टाइजमेंट और डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, ये हमारे मार्केट डिमांड के अंदर आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और पॉपुलेशन का मतलब मैं एक बार बता देती हूँ। मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड विद द फैक्टर। अब जैसे पॉपुलेशन का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है मार्केट डिमांड पे। अगर जैसे कि मार्केट इंक्रीज, पॉपुलेशन बढ़ जा रही है, तो मार्केट में उस चीज़ों की डिमांड बढ़ जा रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल द डिमांड ऑफ कमोडिटी विल इनकम फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से क्या मतलब है कि इनकम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट की जाए सोसाइटी में कि डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अनइवन, पीपल आर आइदर वेरी रिच, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो रहा है, जो गरीब है वो गरीब ही हो जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, अमीर पैसे खिला खिला के और अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, क्योंकि उसके पास पैसे खिला नहीं पा रहा, पैसा नहीं है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो डिमांड है, डिमांड किसी चीज़ की लो ही रह रही है और प्रॉपर तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट हम डिमांड शेड्यूल पढ़ेंगे। तो जैसे प्राइस है, किसी चीज़ की प्राइस 10 रुपये, तो उसकी डिमांड कितनी है, 50 रुपये। जब प्राइस कम हुई, मतलब हम कोई भी चीज़ मान लेते हैं, जैसे मान ले बिस्किट 10 रुपये का था तो उसकी डिमांड थी 50 रुपये। जब बिस्किट 8 रुपये का हुआ तो उसकी डिमांड बढ़ के 60 रुपये हो गई। फिर जब बिस्किट 6 रुपये का हुआ तो उसकी डिमांड और बढ़ गई। जैसे जैसे प्राइस कम होती गई वैसे वैसे डिमांड बढ़ती गई। जैसे हम मिल्क लेते थे पहले एक पैकेट, तो क्या हुआ कि पहले हम एक पैकेट लेते थे तो क्योंकि ज़्यादा का आता था, फिर जैसे ही मिल्क की प्राइस गिर गई तो हमने 2 पैकेट लेना स्टार्ट कर दिए। हम पहले तो चाय पीते थे, अब मिल्क भी पीने लगे, दही भी खाने लगे। तो क्या हुआ, जैसे जैसे प्राइस कम होती गई वैसे वैसे हम चीज़ों को बढ़ाते गए, उसकी डिमांड को बढ़ाते गए। तो ये हमारा डायरेक्ट इन्वर्स इफेक्ट हो रहा है। जब प्राइस बढ़ रही है तो प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्वांटिटी डिमांड हम रखेंगे नीचे, प्राइस रखेंगे ऊपर। जब प्राइस 10 रुपये थी तो डिमांड कितने रुपये थी, 50 रुपये। तो हमने प्राइस जब 10 रुपये यहाँ पॉइंट रखा, 50 से 10 को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद जब प्राइस 8 रुपये हुई, मतलब कम हुई, तो डिमांड बढ़ के 60 रुपये हो गई। फिर जब प्राइस 6 थी तो डिमांड 70 हो गई। जब प्राइस 4 थी तो डिमांड कितनी हो गई हमारी, 80। तो ऐसे ऐसे हमें पता चला जब प्राइस कम होती गई तो डिमांड बढ़ती गई। तो इसका शेड्यूल बनाना बहुत ही इजी है, एक बार अच्छे से देखना और बनाने की प्रैक्टिस करना। और ये हमें बनाना है डिमांड। अगर जब भी कोई क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड या एलिमेंट ऑफ डिमांड, तो उसके अंदर ये शेड्यूल भी बनाना है और इसके डायग्राम भी बनाना है। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो कंज्यूमर डिपेंड फंक्शन फॉर गुड्स गिव द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कंज्यूमर चूज एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस व्हेन द अदर थिंग रिमेन चेंज। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, टेल अबाउट द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। जैसे अभी हमने शेड्यूल पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था, जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ रही है तो उसकी डिमांड कम हो रही है, या जब किसी की प्राइस कम हो रही है तो उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो ये इफेक्ट हो रहा है वाइस वर्सा मतलब कि इनवर्स इफेक्ट होना। अमाउंट डिमांड इंक्रीजेज फॉल इन द प्राइस एंड डिमिनिश फॉल राइज इन द प्राइस। अगर किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस कम हो रही है, और प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है। अब डिमांड शेड्यूल यहाँ पे भी बना है,
1 रुपये में जब 1 रुपया था प्राइस तो 5 डिमांड थी, फिर जैसे ही 1 से बढ़ के 2 हो गई तो डिमांड 4 हो गई, फिर 1 से बढ़ के 3 हो गई तो डिमांड 3 हो गई। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती गई वैसे वैसे डिमांड कम होती गई। तो हमने शेड्यूल देखा, हमारा शेड्यूल इस टाइप से बना। हमेशा याद रखना, नीचे हमेशा क्वांटिटी आती है और इस साइड हमेशा प्राइस आती है। तो लॉ ऑफ डिमांड की जब भी बात करें तो हम हमेशा याद रखेंगे कि इसका इन्वर्स इफेक्ट होता है, व्हेन द प्राइस इंक्रीजेज डिमांड डिक्रीजेज, व्हेन द प्राइस डिक्रीजेज डिमांड इंक्रीजेज, वाइस वर्सा। यही आंसर लिख देंगे, हमें पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसका एजम्पशन क्या है, ऐसा क्यों होता है? देयर शुड नॉट एनी चेंज इन द कंज्यूमर इनकम। यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है कंज्यूमर का इनकम, यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूट भी नहीं होते हैं। प्राइजेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी शुड नॉट चेंज, ना प्राइजेस चेंज होती है, बट यहाँ पे इफेक्ट क्या होता है प्राइस और डिमांड का। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम होगी। ओके, ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट हो गया। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और उसको तब तक आप ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर कर लीजिए और इससे रिलेटेड जो भी आंसर्स हैं वो लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू। अब हम इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोस देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है तो हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। 12th है, बी सीरियस। जितनी बार भी देखना पड़े उतनी बार पढ़ेंगे, क्योंकि ये 12th है, हम भूल सकते हैं, और जितना आप समझोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और आंसर याद करने में उतना ही ईजी होगा। सो अटेंड ऑल दीज वीडियोज़। थैंक यू सो मच।